हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज मैं आपसे पहले तीन बातें करूंगा, उसके बाद बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं आपके समय को बहुत ज्यादा महत्व देता हूं। बीच में कोई मैं बातें नहीं करता हूं, केवल काम और काम, यही मेरी पहचान है। पहली बात यह है कि आज हम मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा ताकि आप आंसर दें, और यदि आप आंसर नहीं दे पाते तो मेरा इंतजार करें, या आंसर देते हैं तो आपको देखें कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप मैच करें उसको। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी देखनी है, और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं, आपके लिए कोई ये नुकसान वाली बात नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बट आपकी कॉमर्स कम्युनिटी का ये बेनिफिट होगा। बात नंबर 3। आपको इधर उधर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो न्यूज आ रही है, क्या परीक्षा परीक्षा स्थगित होगी? बिल्कुल नहीं होगी। परीक्षा अपने समय पर होगी। मैंने शॉर्ट वीडियो आज आपकी अपलोड कर दी है, आप उस पर भी देख सकते हैं, विद प्रूफ मैंने दिया है। अमर उजाला की भी मैंने कटिंग आपको दी है। आपकी एग्जाम पर जो हो रहा है वो सही टाइम समय पर हो रहा है। आप तैयारी को अपनी बिल्कुल रात दिन जुट जाइए। जहां भी आपको लगता है कोई पॉइंट आपका वीक है, उस पॉइंट को अच्छे से कीजिए, बहुत बढ़िया से। आपको उस पॉइंट को सही करना, मतलब अभी वक्त है आपको अपनी कमजोरी दूर करने का। तो यह मानते हुए आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को, और आज ये पहला मॉक टेस्ट होगा। इसके बाद यही नहीं कि मॉक टेस्ट होगा, हम कुछ रिवीजन वीडियो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका, अंडर विच ऑफ द कोस्ट डिफरेंसेस, अंडर विच ऑफ द कोस्ट डिफरेंसेस इंटरनेशनल ट्रेड वुड नॉट बी टेक प्लेस। किस लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं किया जाता है? देखिए, लागत, ऐसा कौन सा लागत का मतभेद है जिसमें दो देशों के बीच में व्यापार नहीं हो सकता? देखिए, एक समान होनी चाहिए। अगर लागत एक समान आ रही है तब, तुलना तुलनात्मक लागतें आ रही हैं तब, पूर्ण रूप से आ रही हैं लागतें तब, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए इक्वल, कॉम्परेटिव कॉस्ट हो, या एब्सोल्यूट कॉस्ट हो, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर दीजिए, मैं आपको इतने एक्सप्लेन कराता हूं। और हाँ, आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, वो आपके रेफरेंस के लिए है, ताकि आप देख सकें, अपने फ्यूचर के लिए इनको रख सकें। आप एक्सप्लेनेशन भी जरूर देखें। तो देखिए, दो देश है, एक ए देश है, एक यहाँ पर बी देश है। एक ये वस्तु बनाते हैं, इस वस्तु को माना ओ नाम की ये वस्तु बनाते हैं। ए बना रहा है उसको 100 रुपए की, और उसी को जब बी बनाता है तो वो भी 100 रुपए की बना रहा है। अब जब ये दोनों इनकी जो कॉस्ट आ रही है वो समान ही आ रही है, तो ये एक दूसरे से व्यापार क्यों करेंगे, क्यों खरीदेंगे, क्यों बेचेंगे एक दूसरे को? इसका मीन्स आंसर क्या होने वाला है फिर? आंसर, इसका मतलब आपका आंसर फर्स्ट होगा, इक्वल। अगर लागत इक्वल आ जाती है, एक समान लागत आ जाती है किसी भी चीज की, तो जो वो देश है दोनों, वो आपस में बिजनेस नहीं करेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही, एक समान लागत मतभेदों के अंतर्गत अंतर स्तरीय व्यापार नहीं किया जाता है। यह अवस्था है जब, यह कौन सी अवस्था है? जब दोनों देशों के बीच वस्तुओं के उत्पादन की लागत, जो वो उत्पादन कर रहे हैं उनकी लागत में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। मतलब लागत दोनों जगह बराबर आ रही है, वस्तुओं की लागत का अनुपात बराबर होता है, और ऐसे में समग्र रूप से किसी भी देश को लाभ नहीं होता है। बिल्कुल लाभ नहीं होगा। क्यों? अगर वो एक देश दूसरे से खरीदेगा, उतने में ही उसको खुद बनाकर भी पड़ रही है, तो वो खरीदेगा क्यों? अतः इनके बीच विदेशी व्यापार संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू कोस्ट यूनिट इज कॉल्ड। कोस्ट एलोकेशन, कोस्ट अप्रोचमेंट, कोस्ट एब्जॉर्प्शन, कोस्ट क्लासिफिकेशन। लागत इकाइयों का को ओवरहेड का आवंटन क्या कहलाता है? लागत इकाइयों को क्या करना है? ओवरहेड का आवंटन करना है, एलोकेशन करना है इनका। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? लागत आवंटन कहते हैं, या लागत प्रभाजन कहते हैं, लागत अवशोषण कहते हैं, या लागत वर्गीकरण कहते हैं। तो देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि देखिए, लागत की जो संपूर्ण मदें हैं, जो लागत की संपूर्ण मदें हैं, उनको लागत केंद्रों पर, या तो लागत केंद्रों पर या लागत इकाइयों पर जो आवंटन किया जा रहा है उसको
उसको क्या बोलते हैं? लागत आवंटन कहते हैं। लागत विभाजन क्या होगा? लागत की मदों के अनुपात का लागत केंद्रों पर, लागत इकाइयों पर आवंटन, लाभटन अविभाजन कहलाता है। ऊपरी व्यय क्या? ऊपरी व्यय अवशोषण। ऊपरी व्ययों का लागत इकाइयों पर आवंटन ऊपरी व्यय अवशोषण कहलाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉस्ट एलोकेशन जो आप अलॉटमेंट कर रहे हैं, किसका अलॉटमेंट कर रहे हैं? ओवरहेड का। किस पर कर रहे हैं? यूनिट पर कर रहे हैं, कॉस्ट यूनिट पर। तो इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट एलोकेशन। देखिए ये थोड़े से क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये हाई लेवल के क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो इंडिया में काफी आयोग द्वारा ये पूछे जा चुके हैं। झारखंड हो, बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं। तो लागत आवंटन, मैं ये नहीं कि आपको मैं अच्छी क्लास दिखाने के लिए मैं आपको इजी क्वेश्चन दूं, नहीं, मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहां से आपका क्वेश्चन जरूर लगने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट में कहा गया है अस्पताल में लागत निर्धारण कौन सी विधि द्वारा अपनाई जाती है? देखिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग से, कहां से क्वेश्चन है? ये है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग से क्वेश्चन ये है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रेजुएशन लेवल पर आप पढ़ रहे हैं तो देखिए अस्पताल में जो लागत निर्धारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? लागत इकाई निर्धारण, परिचालन लागत निर्धारण, या बहु लागत निर्धारण, या नौकरी लागत निर्धारण। तो सही आंसर होगा आपका, पहले मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, उसके बाद आप इसको फिर इतने आंसर भी दे सकते हैं आप। देखिए आप याद रखना, मैं आपको बताता हूं कि जितने भी ऑपरेटिंग कह लीजिए, ऑपरेटिंग अकाउंटिंग कह लीजिए, या आप परिचालन लेखांकन का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर किसी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी प्रतिष्ठान के अंतर्गत मतलब फर्म के सेवा लागत केंद्र द्वारा मानक सेवाएं प्रदान की जाती है। ऐसी व्यवसाय के उदाहरण निम्नलिखित हो सकते हैं जहां पर परिचालन लेखांकन मतलब ऑपरेटिंग अकाउंटिंग लागू होता है। अब आप ये याद रखिए, ऑपरेटिंग अकाउंटिंग कहाँ लागू होता है? ऑपरेटिंग अकाउंटिंग या परिचालन लेखांकन जो उपयोग में लाया जाता है वो वहां पर लाया जाता है जहां सेवा लागत, जहां सेवा दी जाती हैं, जहां पर गुड्स नहीं बनाया जाता, सेवाएं दी जाती हैं, वहां पर अक्सर ऑपरेटिंग आपकी अकाउंटिंग यूज होती है। इसके ऑप्शन देखिए क्या क्या, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए बस, रेलवे, ट्रक, ट्रामवे, वायुयान, स्टीमर, सप्लाई सेवा, गैस, पानी, बिजली इत्यादि, कल्याण सेवा। कल्याण मतलब जो प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अस्पताल, पुस्तकालय, कैंटीन, होटल, कॉलेज, छात्रावास इत्यादि, या मनोरंजन की सेवा हो सकती है, सिनेमा हो सकता है, सर्कस हो सकता है, नगर पालिका की सेवाएं हो सकती हैं, सड़क अनुरक्षण, स्ट्रीट और लाइट इत्यादि। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग अकाउंटिंग यूज की जाती है कहां पर? जहां पर सेवाएं दी जाती हैं। और अक्सर एक पहचान और, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वहां पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट प्रणाली यूज की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर करेक्ट होगा परिचालन लागत लेखांकन, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अस्पताल में यूज की जाती है क्योंकि यहां पर सेवाएं दी जाती है। और दूसरा ये क्या है? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये होता है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको जल्दी जल्दी देखना है तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, डबल स्पीड करके देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। मूल लागत 16,000 रुपए है और सामग्री श्रम का 60% है। देखिए मूल लागत तो यहां तक हो गया, उसके बाद करेंगे सामग्री जो है वो श्रम का 60% है। तो श्रम क्या होगा? अब यहाँ तो श्रम ही नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर आपको क्या है? प्राइम कॉस्ट इज 16,000, मटेरियल इज 60% ऑफ लेबर। लेबर का 60% क्या है? मटेरियल। तो लेबर कॉस्ट क्या होगा? तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल करना है। मुझे कर दीजिए पॉज और इसका आंसर देके देखिए, उसके बाद देखना मैं कैसे इसको सोल्व करता हूं। आप इसे पॉज कर दीजिए, अपना आंसर देके देखिए। तो देखिए कैसे करना है इसको। यहां पर आपसे पूछा है मूल लागत, प्राइम कॉस्ट, और जो मूल लागत होती है, प्राइम कॉस्ट होती है, वो किसके बराबर होती है? वो होती है श्रम और प्लस सामग्री, श्रम और सामग्री के
सामग्री के बराबर होती है। अब यहाँ पर मूल लागत कितना दिया हुआ है? मूल लागत दिया हुआ है आपको 16,000 इजिकल टू श्रम, मतलब लेबर कितनी दी हुई है। अब लेबर क्या है, श्रम क्या होगा, ये तो पूछा है, तो लेबर को तो एल लिख देते हैं ऐसी लेबर, प्लस सामग्री को क्या कह रहा है, सॉरी इसको मान लेते हैं हम एक्स, तो लेबर को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं, लेबर गिवन नहीं है तो ये हो गया लेबर एक्स। अब यहाँ कह रहा है कि जो सामग्री है वो सामग्री क्या है, लेबर का 60%, और आपने लेबर क्या माना है, एक्स, तो एक्स का 60% निकाल लेते हैं। एक्स का 60% ये क्या होगा, ये होगा आपका 60%, ये क्या हो जाएगा आपका सामग्री। अब इनको टोटल कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 100 बन जा 100 और 160, तो ये हो जाएगा 160 एक्स, क्योंकि ये 100 और 100 की यहां पर करेंगे तो 60 एक्स, 100 एक्स और 60 एक्स, 160 एक्स और अपॉन 100 इजिकल टू हो जाएगा आपका 16,000। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये तो चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा यहाँ 160 अपॉन में, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, आपकी इक्वेशन बन जाएगी 16,000 मतलब 16,000 इंटू 100 और अपॉन ये हो जाएगा आपका 160, तो इससे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करोगे आप इससे तो ये आ जाएगा 1, इसका मतलब ये आ गया आपका कितना, 100 और 100 दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10,000। अब एक्स क्या माना था आपने, एक्स माना था यहां पर आपने श्रम, तो श्रम क्या था आपका, एक्स था, और पूछा क्या है, श्रम ही पूछा है, तो ये क्या आ जाएगा 10,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना आपको कि लेबर बराबर क्या होता है, इसको मैं दोबारा यहां लिख देता हूं कि सॉरी मूल लागत प्राइम कॉस्ट बराबर क्या होता है, लेबर प्लस प्लस मटेरियल होता है, और यहां हमने लेबर को एक्स माना और मटेरियल को एक्स एल का एक्स का 60% निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट है प्रबंध, नेक्स्ट क्या है, प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश किया जाता है। तो जो प्रबंध लेखा परीक्षा होती है मतलब ऑडिटिंग ऑडिट होती है, कौन सी होती है, ऑडिट होती है, कौन सी ऑडिट होती है, मैनेजमेंट ऑडिट होती है। तो मैनेजमेंट जब ऑडिट होती है तो इसमें पूछा गया बताओ कौन ऑर्डर देता है कि मैनेजमेंट ऑडिट करा लो, एम्प्लॉय ऑर्डर देंगे, गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, या आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर्डर देगा, या सिक्योरिटी मार्केट बोर्ड ऑफ इंडिया से भी देगा इसको। तो इसकी आप मुझे पोज कर दीजिए, आंसर देखिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं, तब तक इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन, सामान्य प्रबंध लेखा परीक्षा का आदेश कंपनी के संचालक मंडल द्वारा दिया जाता है, मतलब ऑर्डर्ड गिवन बाय कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर दिस ऑल वर्क एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ द मैनेजमेंट आर ऑडिटेड। और इसमें क्या ऑडिट किया जाता है, इसमें देखा जाता है कि आखिर पूरा वर्क देखा जाता है, एक्टिविटी का आपको ऑडिट की जाती है, कंडीशंस की ऑडिट की जाती है मैनेजमेंट के, और विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी के बारे में रिपोर्ट देता है कि आखिर आपका मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है। मतलब आपका जो प्रबंध है वो कुशलता, उसकी कुशलता को बताता है कि वो कुशल है या अकुशल है, वो कुशल नहीं है, क्या बताता है, ये बताता है मैनेजमेंट ऑडिटिंग। किसके द्वारा दिया जाता है ये आदेश, संचालक मंडल द्वारा आदेश दिया जाता है, तो आपका आंसर भी यहां पर आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। बात किसकी हो रही है यहाँ, यहाँ बात हो रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर किसके लिए, इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिटर है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो भी किसका, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बात हो रही है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। कम से कम कितने हो सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऑडिटर, कम से कम ऑडिटर जो होते हैं वो होंगे आपके 3। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, अगर प्राइवेट है तो कितने होंगे, प्राइवेट में आपका अगर 1 पर्सन कंपनी है तो ओपीसी उसमें 1 होगा, अगर आपकी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में, उसमें ऑडिटर 2 होंगे कम से कम, और अगर आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें 3 ऑडिटर होंगे, ऑडिटर होंगे, और अधिक से अधिक, सॉरी ऑडिटर नहीं डायरेक्टर, ये डायरेक्टर की बता गया मैं, सॉरी ये डायरेक्टर की बता गया, और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं तीनों में, ये डायरेक्टर्स की बता के गया मैं, ऑडिटर की नहीं, सॉरी।
वापस आते हैं। तो इंटरनल ऑडिटर जो है हमारा, उसकी, वो भी किसका, जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए? एजुकेशन इज एज पर द कंपनी एक्ट इज नॉट मैंडेटरी। देखिए, कंपनी एक्ट कह रहे हैं कि कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, शिक्षित होना आवश्यक नहीं है कंपनी अधिनियम के द्वारा। इंटरनल ऑडिटर की बात हो रही है यहाँ पर। चार्टर अकाउंटेंट होना चाहिए, या चार्टर अकाउंटेंट या कोस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, या अन्य कोई और पेशेवर योग्यता होनी चाहिए, मतलब कोई अदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो देखिए, कोई भी कंपनी हो, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एजुकेटेड ही हो या उस पर कोई स्पेशल वो हो। यहाँ इंटरनल की बात हो रही है, जो आप फर्म के अंदर, इस कंपनी के अंदर रख लेते हैं अपना ऑडिटर। किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षक के लिए कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि आंतरिक अंकेक्षक वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्गत नहीं चलता है। ऐसी कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है, कानूनी कोई बाध्यता नहीं है कि आप आंतरिक अंकेक्षक को नियुक्त करो, अपितु इसका प्रावधान संस्था के आंतरिक स्थितियां, प्रबंध के निर्णय पर निर्भर करता है। अतः आंतरिक अंकेक्षक, अंकेक्षक बनने के लिए चार्टर अकाउंटेंट या लागत लेखपालक होना अनिवार्य नहीं है। ये तो डिपेंड किस पर करता है, कंपनी पर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आंतरिक अंकेक्षण की जरूरत है, ऑडिटर की जरूरत है, तो आप ऑडिटर रख लीजिए, अपने में से ही किसी को रख लीजिए मेंबर में से, लेकिन उसकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं होती है। आंसर आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित को प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। जो लेखा परीक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, और वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी पड़ती है? मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट टू, किसको सबमिट करनी पड़ेगी? द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर्स होंगे, उनको करनी पड़ेगी, या बैंकर्स ऑफ द कंपनी, या जो कंपनी का बैंकर्स होगा उनको, या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, या क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। तो सही आंसर होगा शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उन्हीं को ये रिपोर्ट देनी होती है। कंपनी अधिनियम 227 के अंतर्गत कंपनी अंकेक्षण को कंपनी के अंशधारियों को निम्नलिखित रिपोर्ट करना चाहिए। अब क्या क्या रिपोर्ट करना चाहिए? उसके द्वारा अंकेक्षित खातों पर एक तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी, जो अकाउंट्स उसने चेक किए हैं उस पर। किसको देनी पड़ेगी? शेयर होल्डर को। कौन देगा? अंकेक्षण देगा, कंपनी का अंकेक्षण मतलब ऑडिटर देगा। चिट्ठा तथा लाभ हानि खाता, चिट्ठा किसको कहा गया है यहाँ? बैलेंस शीट को। तो जो बैलेंस शीट है, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उस पर भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अन्य सभी प्रपत्रों पर जिन्हें अधिनियम के प्रतिबंधों के अनुसार लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे के अनुबंधित कर्ता आवश्यक हो। और इसके साथ साथ कुछ और भी जो लाभ हानि खाते तथा चिट्ठे से अनुबंधित हो, उनको भी, उनके पर भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऑडिटर को। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो आपका क्लियर है कि आंसर किसको है? शेयर होल्डर को, कंपनी के शेयर होल्डर को रिपोर्ट देनी, सबमिट करनी पड़ती है ऑडिटर को। और वो भी किस पर करता है? बैलेंस शीट पर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस पर करता है, और इनसे रिलेटेड अगर कोई अनुबंध है तो उस पर भी वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकेक्षण को हटाने से संबंधित धारा कौन सी है? तो देखिए, यहाँ तो आपको धारा याद होनी चाहिए। देखिए, धारा कौन सी है? सिंपल क्वेश्चन है ये, तो इसकी धारा आपको याद होनी चाहिए। कौन सी धारा है? तो ये धारा होती है आपकी सेक्शन 224। देखिए, शुरू में क्या है? 2-2, उसके बाद क्या है? 4, और ये सभी सात हो गए, एक साथ आ गए। 2-2 दोनों मिलकर 4 हो गए, और वो एक साथ आ गए। तो इसको याद रखना, अंकेक्षण के लिए ये सभी सात आ गए हैं, 2-2 4 होकर। ठीक है, तो ये होगी धारा आपकी 2-2 4, और सबसेक्शन आपका 7। आगे बढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन ले लीजिए आपके फ्यूचर के लिए। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अंकेक्षक को उसके पद से हटाने संबंधित नियमों का उल्लेख कंपनी की धारा 224 के 7 के अंतर्गत किया गया है। ये तो होगी 1956 की बात। अब 1956 तो आपको लागू नहीं होता, तो अब कौन सा हो सकता है? अब है आपका कंपनी अधिनियम 2013, और इसके अंतर्गत क्या है? धारा 140 में किया गया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात बन जाती है कि देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, या जब ये पहले 1956 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अब क्या है आपको ये
अब पूछा जा सकता है तो आपको क्या बताना है, धारा 140 बताना है, 14 बताना है, 7 का भी 10 जस्ट डबल हो गया है, अब 7 नहीं, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 140। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 140, इसमें क्या दिया हुआ है, अंकेक्षण की पद से कैसे हटाया जा सकता है वो प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है, कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 140। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर है और अपने प्रॉफिट जो बांटते हैं वो 5-3-2 के अनुपात में बांटते हैं। उसमें से क्या होता है, सेवानिवृत्ति हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है कौन, जेड रिटायर्स। इंग्लिश में देखिए, यहाँ हिंदी में ये यहाँ लिखना था, जेड सेवानिवृत्त होने पर उसका हिस्सा एक्स और वाई को 1-2 के अनुपात में ले लिया जाता है। तो एक्स और वाई के बीच क्या नया अनुपात होगा, मतलब देर आर 3 पार्टनर, पार्टनर का रेशो भी दे दिया है और यहां से कौन पार्टनर रिटायर होता है, जेड पार्टनर रिटायर हो जाता है। जब जेड पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसका जो हिस्सा है, जो वो जा रहा है, अपना हिस्सा किसके लिए छोड़कर जा रहा है, एक्स के और वाई के, और एक्स और वाई क्या करेंगे, उसके हिस्सों को 1/1 में बांट लेते हैं, मतलब उसके हिस्से के 3 टुकड़े करेंगे, एक ले लेगा एक्स और 2 ले लेगा वाई। तो देखते हैं क्या रेशो होगा इनका नया। देखिए पहले अगर हम बात करें यहाँ एक्स और किसकी, वाई की बात करें हैं, तो एक्स को पहले क्या मिलता था, एक्स को पहले मिलता था 5/10, पहले क्या मिलता था 5/10, और अब क्या मिलेगा, अब मिलेगा प्लस जो जेड का हिस्सा है, जेड का हिस्सा क्या है, जेड का हिस्सा है 2/10। तो इस 2/10 का कितना मिलेगा, इसको 2/10 का मिलेगा 1/3। आप कहेंगे 3 कहां से आया, देखिए इसमें बांट रहा हूं मैं, तो अपोन में क्या आता है, इनका अनुपात का टोटल आता है, ठीक है। अगर आपने 12th में अनुपात करे होंगे तो आपको बिल्कुल ये आता होगा, और नहीं करे तो देख लो, इन दोनों का टोटल लेते हैं नीचे। दूसरा देखिए यहाँ पर y के लिए क्या होगा, y को पहले कितना मिलता था, y को पहले जो मिलता था, इसको मिलता था 3/10 प्लस, अब क्या मिलेगा, अब इसको अब मिलेगा जो हिस्सा किसका है, जेड का कितना है 2/10, इस 2/10 का ये कितना ले लेगा, ये ले लेगा 2/3। बस इनको सोल्व कर लीजिए, तो सोल्व करते हैं इनको, 5/10 प्लस ये हो जाएगा आपका 2/30, और इधर y के लिए सोल्व करें तो 3/10, और प्लस इधर हो जाएगा आपका 4/30। अगर आप जल्दी कर सकते हैं मुझसे जल्दी कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर 30 आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, और 3 3 5 15 प्लस 30 से 30 2 आ जाएगा यहाँ, और इसका आ जाएगा आपका 30 इधर एलसीएम, और ये कट जाएगा आपका 3 टाइम्स 3 3 9 प्लस ये 30 कट गया, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 15 इधर आ जाएगा, और आपका आप 13 इधर आ जाएगा। नीचे 13 दोनों में आ रहा है तो 13 को हटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 15, 15 ओ सॉरी सॉरी 15 नहीं 17, ओहो 17, तो देखिए 15 to 17, और इधर हो जाएगा आपका 30। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका 17:13। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। मैंने इसको वैसे एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, यहाँ भी लिख दिया है, और फिर भी आप इसको आगे देख सकते हैं। देखिए अगर आपको मैं एक बात और बता दूं, मैंने आपको जो इनकी जो अभी प्रीवियस पेपर मैंने पूरे कराए हैं, आपको टोटल प्रीवियस पेपर मैंने कराए हैं आपके 2000 से 2021 तक के, मैंने यूपी के पूरे पेपर आपको करा दिए हैं, वीडियो यहाँ पर उपलब्ध है। और यदि आप उससे नहीं करना चाहते, आपको पीडीएफ चाहिए, तो हक आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैंने सभी ये डाले हुए हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर, मैंने वैसे दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं उस पर आपकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। बट आप तैयारी अच्छे से कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि सकल हानि बिक्री का 1/4 है तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी। तो देखिए माल की लागत 360 है, तो बिक्री कितनी होगी। देखिए आपने माल कितने का बनाया है, आपने 3,60,000 रुपए का माल बनाया है, और आपको हानि कितनी है 1/4, तो इसका 1/4 हानि कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9, 9 आ जाएगा, तो 9 से डिवाइड कर दिए, ये आ जाएगा आपका 90,000, तो कट के क्या आया 90,000। अब आप देखिए
आपको क्या करना है, आपकी जो माल की लागत है, कोई माल आपने बनाया तो है 3,60,000 का, और आपको इस पे हानि लेनी है, नुकसान लेना है, वो भी कितना, 90,000 का नुकसान लेना है। तो इसको माइनस कर दीजिए 90,000, तो 60 तो ऊपर के ही चले गए, और 30 और कम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2,70,000, जो कि आंसर बिल्कुल गलत है। ये गलती मैंने करके दिखाई है आपको, क्योंकि यहां पर अक्सर बच्चे यही गलती कर जाते हैं। अब क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से पढ़िए और इसको दोबारा करिए, क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। इसने कहा है यदि सकल हानि बिक्री का, किसका कहा है, बिक्री का 1/4 है, और हमने किसका कर दिया, हमने लागत का कर दिया 1/4। यही गलती अक्सर बच्चे करते हैं, आपको बिल्कुल ये गलती नहीं करनी है। ध्यान देना है कि सकल हानि निकाली तो जाती है लागत पर, लेकिन यहां पर क्या दी हुई है, यहां दी हुई है बिक्री पर, और बिक्री आपके पास नहीं है, तो पहले आपको बिक्री ही माननी पड़ेगी। या मेरी शॉर्ट ट्रिक से कीजिए, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है। तो देखिए मेरी शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है, इसको पहले मैं रफ कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर मैंने कहा था कि यहां पर जो आपको आ, शॉर्ट ट्रिक से भी करते हैं। शॉर्ट ट्रिक मैंने ये बताई थी आपको, अगर आपको कभी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया जाता है, और वो किस पर दिया जाता है, अगर वो दिया जाता है आपके ऑन कॉस्ट, 1/4 कॉस्ट, तो आपको क्या करना है, सेल पर निकालना, तो एक ज्यादा कर दीजिए, ऑन सेल कर दीजिए आप। और यदि सेल दे रखा तो एक कम करते लिख दीजिए, कॉस्ट लिख दीजिए। एक तो ये थी शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको मेरी ये ट्रिक याद है। अब आप अपने सिंपल लॉन्ग मेथड से भी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर बिक्री नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं बिक्री क्या है, एक्स है। तो क्या कर लेंगे, माना या लेट बिक्री, लेट सेल इजिकल टू एक्स। तो एक्स क्या हो गई, आपकी सेल हो गई। अब एक्स का 1/4, ये क्या है, हानि है, लॉस है। ये क्या है, लॉस है, ग्रोस लॉस। तो ग्रोस लॉस क्या है, हानि बिक्री का x%, मतलब 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x/4। अब आप देखिए यहां पर कोई चीज आप कितने में बेच रहे हैं, यहां आप बेच रहे हैं किसी चीज को x में बेच रहे हैं, और वो भी लॉस पर बेच रहे हैं। आपने बनाई ज्यादा की होगी, इसका मतलब यहां पर आपकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, कॉस्ट आपकी आनी चाहिए एक्स प्लस, ये तो एक्स प्लस लॉस, लॉस कितना है, 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5x/4। तो ये हो गया क्या आपका, ये है आपका कॉस्ट, क्या है आपकी कॉस्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, 80Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या आ रही है आपकी कॉस्ट, कॉस्ट आ रही है 3,60,000, बस इसके आमने सामने रख देते हैं। तो 5x/4 इज इक्वल टू 3,60,000, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये चला जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और 5 आ जाएगा अपॉन में, तो ये आ जाएगा आपका 3,60,000 इंटू 4 और अपॉन 5। अब 5 से डिवाइड करने के लिए सिंपल तरीका क्या होता है भाई, किसी भी चीज का अगर आपको 5 से डिवाइड करना है, तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो और उसका आधा कर दो। तो कितना लिख रहा है ये लिखा हुआ है 3,60,000, तो एक जीरो बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 लाख। क्या हो जाएगा, 36 लाख का आधा 18 लाख, 18 लाख आ गया यहाँ पर। 5 से इसे काट करके आ जाएगा आपका एक, तो ये आप सिंपल कर लीजिए इसको, जैसे आप सिंपल करते हैं, आप परेशान ना हो, सिंपल कर लीजिए। तो देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 7 जा 35, 1 बचा, 5 2 जा 10 हो गया, और बची जो आपकी जीरो है उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। कितनी जीरो बची आपकी, 3 जीरो बची, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 में, तो 4 2 जा 8, और 4 7 जा 28। तो अब आप देखिए, और बाद में 3 जीरो आ जाएंगे, तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, 2,88,000 आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो कर रहा हूं या आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूं, तो आप एक काम करें, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए वीडियो को, ठीक है, बट अपना समय बचाइए और काम भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन ये आपको दी हुई है, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक व्यय दर्शाए जाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शो ऑन। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो कैसे शो किए जाते हैं, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाए जाते हैं, या लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाए जाते हैं, या डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, या डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो देखिए ये जो आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, प्रारंभिक व्यय होते हैं, इनको आप एक साल में रिटर्न ऑफ ना करके इनको कुछ सालों में रिटर्न ऑफ करते हो।
तो आप इनको दिखाते हैं कहां पर? बैलेंस शीट में। कहां दिखाते हैं आप? बैलेंस शीट में। और वो भी कौन सी साइड दिखाते हो? एसेट साइड में दिखाते हो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और ये आपकी क्या बन जाती है? ये आपकी फिक्टिशियस एसेट बन जाती है। फिक्टिशियस एसेट मतलब आपकी बनावटी संपत्ति आपकी ये बन जाती है, जो कि आपको रिटर्न ऑफ करनी है, खत्म करनी है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने यहाँ पर, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ें। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लर्क रमेश को दिया गया वेतन, एक रमेश है, क्लर्क है, तो उसको दिया गया वेतन निम्न में से किस जमा किया जाएगा? तो यहाँ पर कौन है? एक क्लर्क है। रमेश कौन है? एक क्लर्क है, और उसको दिया गया वेतन, उसको सैलरी दी गई है। तो बताइए इसको जमा कहाँ किया जाएगा? आप कह रहे हैं आप जमा कहाँ किया जाएगा? देखिए जमा होता है आपका क्रेडिट। जमा क्या होता है? क्रेडिट। देखिए हिंदी में दो होते हैं, एक होते हैं नाम, नामे, और एक होता है जमा। नामे और जमा। नामे कहा जाता है डेबिट को, और जमा किया जाता है क्रेडिट को। ये इंडियन जो आपका अकाउंटिंग सिस्टम था, इकेरा लेखा प्रणाली जो थी हमारी, वो भारतीय लेखा प्रणाली जो थी उसमें ये बहुत काम आते थे, अब वो नहीं है सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात क्या हो रही थी? यहाँ वेतन की हो रही थी। तो आप याद रखें, आप गलती से भी ये गलती ना करें कि आप क्या करेंगे, रमेश को डेबिट कर देंगे, या रमेश अकाउंट्स, रमेश इज अकाउंट, तो रमेश को आप डेबिट कर देंगे, और टू उसको क्या दिया जा रहा है? सैलरी दिया जा रहा है, तो आप कैश या बैंक कर देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये एंट्री बहुत ध्यान से बनानी है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये कभी गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है? क्लर्क कोई भी हो, आपको कभी भी उस क्लर्क का नाम नहीं शो करना है। आपको क्या दिखाना है? सैलरी को ही डेबिट करना है। तो सैलरी अकाउंट तो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, और टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? टू हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। कैश अकाउंट बैंक भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अब आप देखिए क्रेडिट किसको कर रहे हैं आप? कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे। एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें दो या अधिक खातों को डेबिट किया जाता है या क्रेडिट किया जाता है। एक ऐसी जर्नल एंट्री पूछ रहे हैं आपसे जिसको एक साथ एक से अधिक खाते तो डेबिट होते हैं और एक से अधिक खाते क्रेडिट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? डबल एंट्री कहा जाता है, मल्टी एंट्री कहा जाता है, अतिरिक्त प्रविष्टि कहा जाता है, या कंपाउंड एंट्री कहा जाता है? डबल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, एडिशनल एंट्री, या कंपाउंड एंट्री। तो जहां पर मैनी मोर अकाउंट्स डेबिटेड किए जाते हैं, तो उस जर्नल एंट्री को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आप कंपाउंड एंट्री कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए ये रही। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। एक खाता डेबिट या अन्य खाते क्रेडिट हो सकते हैं, या एक खाता क्रेडिट और अनेक खाते डेबिट हो सकते हैं, और जब संबंधित डेबिट या क्रेडिट हो, इसको क्या बोलते हैं आप? संयुक्त या मिश्रित प्रविष्टि इसको कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे होती है। ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करना, मैं आपको इसको बताऊंगा किस तरह से एंट्री होती है। भारतीय लेखा मानक बोर्ड की स्थापना वर्ष में हुई थी। भारतीय लेखा मानक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर आपको देना तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको मुझे ये भी आंसर देना है। ICAI, ICAI मीन्स द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी आपको साथ में आंसर देना है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ASB की बात हो रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1977 में। और ICAI की जो स्थापना हुई थी जी, वो इससे भी पहले हुई थी, वो हुई थी आपकी 1949 को हुई थी। और कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई थी ICAI की। अब ICAI की अगर बात करें तो ये क्या है? इसके अंडर में ही कौन काम करता है? इसके अंडर में ASB काम करता है, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी, और यही बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बनाता है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है आपका। और हाँ, साथ में ये किसका ध्यान रखता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये तो इंडिया का हो गया, इंटरनेशनल की भी बात कर लो। जो इंटरनेशनल होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अंतरराष्ट्रीय जो आपके लेखांकन मानक है, IAS, उनको भी ये क्या करता है? उनको, और IFRS, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है। इनको, इनके
अपने रीति रिवाजों कानून के अनुसार हमारा जो यहाँ का व्यवसायिक वातावरण है उसके अनुसार इनको क्या करता है, वो लागू करता है एएसबी। तो एएसबी भारतीय लेखक मानक परिषद, एएसबी की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई थी। और भारतीय लेखांकन बोर्ड एएसबी भारतीय लेखांकन मानकों को तैयार करते समय क्या ध्यान रखता है? अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों का, आईएएस का भी ध्यान रखता है। और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक जो है आपके आईएफआरएस, जो आईएएस से पहले बनाए गए थे, उनको भी ध्यान में रखता है तथा उन्हें देश में लागू हमारे जो कानून है, रीति रिवाज है, उनका प्रयोग, उन पर प्रयोग करता है और उनको व्यवसायिक वातावरण के विकास में एकीकृत करने की कोशिश करता है। तो यह है हमारा एएसबी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोटर कार की कीमत दी हुई है आपको 70,000। हिराश की दर दी हुई है 10% प्रति वर्ष। मोटर कार का शेष 1/191 को स्थिर एवं लागू कीमत द्वारा होगा। देखिए, अगर ये आपको लगता है कि क्वेश्चन ये हार्ड है, तो मैं आपको बता दूं, ये टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीजीटी की बात कर रहा हूं, और आप एग्जाम देने जा रहे हैं पीजीटी का, तो याद रखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, यहां आज बात कर रहा है 1 जनवरी 87 को, और इसको पूछ रहा कब है कीमत? आपसे कीमत पूछ रहा है मोटर कार की, वो पूछ रहा है 1/191 को, इसका मतलब 4 साल बाद। अब मेथड कौन सा यूज कर रहा है डेप्रिसिएशन का? ये डिमिनिशिंग मेथड भी कर रहा है और फिक्स रेट मेथड भी ये, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी ये यूज कर रहा है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होगा? देखिए, आज कितने की है? आज है आपकी 70,000 की। तो 1 साल बाद क्या होगा? इसमें से इसका 10%, मतलब 7,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो 1 साल बाद जो इसकी कीमत होगी वो हो जाएगी आपकी, 70 में से आप 7 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगी 63,000। 63,000 इसकी कीमत हो जाएगी। उसके बाद जब 63 होगी, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? फिर नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे 7,000 रुपए की आपकी क्या है, सॉरी, आपके भी कितने की बच रही है? 63,000 की बच रही है, 63,000 की बच रही है। 63,000 इसमें से आप फिर माइनस करोगे कितना? फिर 7,000 रुपए, क्योंकि इसमें क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में सेम ही एक ही इंस्टॉलमेंट हिरास, एक ही हिरास की एक ही राशि कम होती जाती है, घिसती जाती है आपकी संपत्ति। अब 63 में से कम करोगे, तो 63 में से आप कम करोगे तो अब कितना बचेगा आपका? अब बचेगा ये आपका 56,000। ठीक है, अब होगी आपकी दूसरी साल में 56,000। तीसरी साल में कितनी होगी? 56,000 में से फिर आप कम कर दोगे कितना? 7,000, फिर कम कर दोगे तो अब की बार कितनी हो जाएगी ये? अब क्या हो जाएगी आपकी? 49,000, 49,000 की। और फिर चौथी बार क्या होगा? चौथी बार आप क्या करोगे? 49,000 में से आप फिर माइनस कर दोगे 7,000 रुपए की। तो 7,000 रुपए की बात करने के बाद क्या बचेगी आपकी? 42,000 की बच जाएगी, मतलब 42,000 की बच जाएगी। अब जरा आप ऑप्शन देखिए, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से देखिए, 42,000 ऑप्शन में कहां कहां दिया हुआ है? केवल एक ही जगह दिया हुआ है 42,000। तो ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आपका? ऑप्शन हो गया आपका ए। लेकिन बात यहां आती है कि डिमिनिशिंग मेथड से भी करनी चाहिए। ऑप्शन हो सकता है आपकी बार चेंज कर दे, तो क्या करोगे अब इसको देखिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, फिक्स में आपकी आज कितने की मशीन? 70,000 की है, 1 साल में कितने की? 7,000 की घिस जाएगी, दोनों में सेम होगा। तो कितने की मशीन बचेगी? 63,000 की बचेगी। लेकिन जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा वो 63,000 पर प्रतिशत लगेगा, मतलब इसका 10% लगेगा। ये है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो इसमें क्या होता है, अब इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6,300। तो 6,300 को कम करोगे अब की बार आप, और जब आप 6,300 को कम करोगे तो ये बचेगा 56,000 आपका 700। तो दूसरी साल ये हो गई। तीसरी साल क्या होगा? ये जो 56,700 की मशीन बच रही है, अब की बार इसका 10% निकलेगा। 10% इसी का निकलेगा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 5670, ये डैप होगा। तो इसको आप कम कर देंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 51,030 रुपए बचेगा। ठीक है, अब देखिए आप फर्स्ट ईयर 1 साल में इतना बचा, दूसरी साल में इतना बचा, तीसरी साल में मशीन इतने की बची, और अब जो ये मशीन बच रही है 51,030 रुपए की, इसका 10% कितना होगा? इसका 10% होगा आपका 51,003। 51,003 ये इसका 10% होगा, 51,003। तो ये कितना बच जाएगा आपका? ये बच जाएगा आपका
45,927 ये बच जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए आपका क्या आ रहा है, फर्स्ट ही आ रहा है। ठीक है, कोई से में भी पूछा जा सकता है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप ये ना सोचे सर इतना लंबा क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा। ये मेरिट बनाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा को जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सबसे लोकतांत्रिक रूप है? लोकतांत्रिक रूप, सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक रूप आपको बताना है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका बिजनेस है, उसकी मोस्ट डेमोक्रेटिक कौन सा होगा इनमें? लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगा, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा, या कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होगा? सही आंसर बताइए जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक है। आप इसका आंसर देकर बात खत्म कर देंगे तो यहां मेरी तरफ से बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लाइन और कर्मचारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कार्यात्मक फंक्शनल ये कौन सा होता है ऑर्गेनाइजेशन, या समिति ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, तब आप इसका आंसर दें। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहां पर देखिए समिति ऑर्गेनाइजेशन। समिति संगठन व्यक्तियों का समूह है। क्या है ये? व्यक्तियों का समूह है, जिन्हें कुछ प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं, सौंपे नहीं सौंपे जाते हैं। ठीक है, सौंपे जाते हैं, प्रशासनिक कार्य सौंपे जाते हैं, और उन पर स्वतंत्र रूप से वो विचार विमर्श करते हैं। समिति की बात हो रही है, स्वतंत्र रूप से वो विचार विमर्श करते हैं, और जब विचार विमर्श हो जाता है, जब सामूहिक रूप से वो निर्णय लेते हैं, तो ये सबसे अधिक प्रजातांत्रिक होता है, क्योंकि इसमें पूरी प्रजा, पूरे लोग सभी बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, और उसके बाद अच्छा सा निर्णय ले रहे हैं। रेखीय संगठन की बात कीजिए, देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेखीय के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सबसे प्राचीन और सरल प्रारूप है वो कौन सा है? वो है आपका रेखीय संगठन, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो अधिकार होते हैं वो एक सीधी रेखा में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। ठीक है, और उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। इस प्रकार अधिकारों एवं उत्तरदायित्व का प्रवाह एक निश्चित सीधी रेखा में होता है, इसलिए इसको रेखीय बोलते हैं। और इसी कारण इसको क्या कहते हैं? रेखीय संगठन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सीधी रेखा में उत्तरदायित्व और क्या चलते हैं? अधिकार एक सीधी रेखा में चलते हैं। अब आ जाइए रेखीय और स्टाफ, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए यहां पर क्या है, संगठन के जो अधिकार हैं, सत्ता एक सीधी रेखा में तो प्रवाहित होगी होगी, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुछ विशेषज्ञ होते हैं जो परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं, लेकिन वे जो विशेषज्ञ होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, वो केवल क्या करते हैं? सलाह दे सकते हैं, लेकिन आदेश नहीं दे सकते, आदेशित नहीं कर सकते। तो याद रखना, रेखा में क्या है, रेखीय संगठन में क्या होता है, यहां पर विशेषज्ञ नहीं होते हैं। रेखीय और स्टाफ में क्या होते हैं? विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ अधिकार नहीं दे सकते हैं। क्रियात्मक संगठन में क्या होता है, इसमें जो अधिकार एवं जो सत्ता है वो क्या चलती है? समांतर चलती है, पैरेलल चलती है। और यहां पर विशेषज्ञ भी होते हैं और उनको अधिकार भी होता है, किसका? उनके आदेश देने का भी अधिकार होता है। तो यहां पर क्वेश्चन एक का आंसर नहीं देना था, हमें क्वेश्चन तैयार करने थे यहाँ चार, क्योंकि यहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन जरूर लगेगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया इसका आपका डी। सबसे ज्यादा डेमोस्ट्रेटिक जो है, डेमोक्रेटिक जो है वो आपकी कमेटी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अधिकार सोपान का परिणाम होता है, इंग्लिश में डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी रिजल्ट इन। जो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी होता है वो रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप डेलीगेशन कर रहे हैं ऑथोरिटी का, तो इससे क्या होगा? जो विभिन्न स्थानों पर जो शाखाएं हैं उनका विकेंद्रीकरण होगा, या जिम्मेदारी खोए बिना शीर्ष जो प्रबंधन है उसके द्वारा अधिकार सौंपे जाएंगे, या प्रबंध द्वारा जिम्मेदारियों से बचना होगा। तो यहां पर आपको ये देना है ऑप्शन, कौन कौन से इसमें से तीनों में से सही कौन कौन से होंगे, यहां आंसर देना है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए आखिर अधिकार सोपान होता क्या है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए कि इसमें क्या होता है, एक जो आपका अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी, वो अपने जो नीचे वाले अधिकारी होते हैं तो उसको कार्य सौंपेगा, और जो कार्य सौंप रहा है उससे रिलेटेड उसको क्या देगा, अधिकार भी देगा कि आप, और साथ में उसकी जिम्मेदारी भी निश्चित करेगा। तो यहां पर ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राधिकार का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसमें क्या होता है कि जो उच्च अधिकारी, जो सीनियर ऑफिसर होता है, उसके द्वारा कार्य को अपने अधीनस्थ, जो उसके नीचे वाले सबॉर्डिनेट होते हैं, उनको सौंपा जाता है। और साथ साथ में जो कार्य, उसको निर्देशित भी किया जाता है कि किन सीमाओं में आपको काम करना है। उसको कुछ अधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अधिकार भी प्रदान उसको किए जाते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राधिकार का प्रत्यायोजन भी इसको कहते हैं। और इसमें तीन काम कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्य सौंपना होगा, काम को सौंपा जाता है अधीनस्थों को, जो सबॉर्डिनेट होते हैं। दूसरा दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा इसमें होता है कि जो आपके अधीनस्थ हैं, अधिकार का, उनको अधिकार भी दिए जाते हैं, उनको अधिकार भी दिए जाते हैं, और साथ में क्या दिया जाता है, अधिकार के साथ साथ उनको उत्तरदायित्व या जवाबदेही का भी निर्धारण किया जाता है। तो ये तीनों काम इसमें किए जाते हैं। क्या क्या काम सौंपा जाएगा, काम को फिर उसके अधिकार भी सौंपे जाएंगे, क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं, और साथ में आपको कुछ जवाबदेही, कुछ आपको अकाउंटेबिलिटी भी आपको दी जाएगी। तो ये तीनों काम होते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा इसका, वो होगा आपका बी। पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि इसमें जिम्मेदारी से नहीं बचता है, जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं बचता है, बल्कि वो क्या करता है, थोड़ा ध्यान अपना और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा लेता है। जो उसके पास काम है वो अपने अधीनस्थ को दे देता है, और जो और छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे काम इनको दे देता है, और जो महत्वपूर्ण बड़े काम है उनको खुद देखता है, कौन, जो ऑफिसर होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एमबीओ का मतलब क्या होता है, एमबीओ स्टैंड फॉर, तो ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑफिसर्स, या मैनेजमेंट बाय ओकेशंस, मैनेजमेंट बाय अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां से हमें तीन क्वेश्चन और तैयार करने हैं। पहली बात, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स देखते हैं। देखिए, इसका मीन्स तो यही है कि आपका आंसर डी सही होगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, इसमें पहले ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, उन उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। और ये प्रोफेसर ड्रैगर थे, एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रोफेसर ड्रैगर थे। ये प्रोफेसर ड्रैकर ने क्या किया था, प्रोफेसर ड्रैकर जो थे, इन्होंने, प्रोफेसर ड्रेकर जो थे, एफ ड्रेकर, पीटर एफ ड्रेकर, कौन थे, पीटर एफ ड्रेकर, इन्होंने ये एमबीओ दिया था, मतलब उद्देश्य द्वारा प्रबंध, इंग्लिश में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये किसने दिया था, पीटर एफ ड्रेकर ने दिया था। और साथ में ये भी याद रखना है कब दिया था, ये 1954 में दिया था। 1954 क्यों कह सकते हैं हम, क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक दी थी जिसका नाम था दी प्रैक्टिस, दी प्रैक्टिस ऑफ, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये इसकी बुक थी। और इस बुक में इन्होंने, ये बुक जो आई थी, ये कब आई थी, 1954 में आई थी, और यही इन्होंने दिया था एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। किसने दिया था, पीटर ड्रूकर ने दिया था। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि एमबीओ किसके द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन आपके यूपी में से भी, अलग स्टेट में भी ये पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, आर्थन प्रयोग से निम्नलिखित का जन्म हुआ, व्यवहार सिद्धांत का, वैज्ञानिक प्रबंध का, या प्रशासनिक प्रबंध का, या प्रणाली शिक्षा सिद्धांत का। जो हार्थन एक्सपेरिमेंटल लीड टू बिहेवियरल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, या सिस्टम सिस्टम थ्योरी। तो देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, हार्थन हार्थन प्रयोग का परिणाम स्वरूप व्यवहारिक, व्यवहार आत्मक सिद्धांत, या इसके दो नाम है, व्यवहार आत्मक सिद्धांत या मानव प्रधान
अवधारणा की उत्पत्ति हुई? कहां से? हार्थन प्रयोग के परिणाम स्वरूप। इसके प्रमुख प्रेरणा कौन थे? एल्टन मियो थे। तो मानव प्रधान कह लीजिए, मानव सिद्धांत कह लीजिए, इसके प्रतिपादन कौन है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है एल्टन मियो। इस अवधारणा के मुख्य बिंदु क्या थे? इन्होंने बताया कि जो प्रबंध होता है ना, मैनेजमेंट होता है, वो रियल में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ पीपल। वो लोगों का, व्यक्तियों का विकास होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। क्या है प्रबंध? व्यक्तियों का विकास है। इसको आप ये मत सोचना कि वस्तुओं का निर्देशन है, कि आप डायरेक्शन कर रहे हैं थिंग्स को, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। इसमें वस्तुएं नहीं होती, कौन होते हैं? व्यक्ति होते हैं, उनका प्रबंध करना होता है। और एक तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि कर्मचारी प्रशासन को ही प्रबंध कहते हैं। जो आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं एम्प्लॉय का, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है। और अब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका आंसर आंसर होगा आपका बिहेवियरल थ्योरी, व्यवहार सिद्धांत। क्या आया इससे बनकर? व्यवहार सिद्धांत आया, या मानव प्रबंध का सिद्धांत आया। एल्टन मियो ने इसको दिया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ग्राइन कूनस के अनुसार यदि किसी वरिष्ठ के दो अधीनस्थ हैं तो उनके बीच कुल पदों की संख्या कितनी होगी? किसकी बात करें यहाँ? यहाँ ग्राई कुनस की बात हो रही है, और ग्राई कुना के अनुसार दो वरिष्ठ हैं, दो वरिष्ठ नागरिक हैं, तो इनके बीच कुल पदों की संख्या कितनी हो सकती है? ये इसको पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला अधीनस्थों की संख्या, इसको मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं। सबऑर्डिनेट की नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, अधीनस्थों की संख्या, भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन मेरे कम हो सकते हैं, बट क्वेश्चन जो भी कराऊंगा आपको धांसू एकदम क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हो सकते हैं आपकी 2 की पावर n और -n-1। क्या हो सकते हैं आपके? n-1 हो सकते हैं। ये ब्रेकेट नहीं है, यहाँ ब्रेकेट हटाऊंगा, ब्रेकेट नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में यहाँ होता है 2। तो यहाँ पर क्या दिए? n क्या है? n दिए हुए हैं 2%, 2% की पूछ रहे हैं, तो 2% की यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2, और 2 n की पावर क्या हो जाएगी? 2, 2% है, और अपॉन में 2 हो जाएगा -2 - 1। इसको सोल्व करते हैं। देखिए, 2 दूनी 4, ऊपर 4 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 में से 2 गए। अच्छा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ये हो जाएगा 2 और 4/2 -2, सॉरी सॉरी गलत हो गया है, ये प्लस है बेटा, सॉरी बेटा नहीं दिया। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑफलाइन में बेटा बेटा कहते ही बेटा वाली हैबिट बन चुकी है। तो 2, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 और -1। तो यहाँ पर अब सोल्व करते हैं, तो इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 2 कितने हो जाएंगे? 4, 4 में से एक कम हुआ तो 3, 3 की बाहर मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 6। एक्सप्लेनेशन में मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपके लिए, आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है कि प्रबंध को चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन स्टेट दैट द मैनेजर शुड चेक एवरीथिंग विदाउट एनी एक्सेप्शन, के बिना किसी अपवाद के सब कुछ जांचें, या कुछ विशेष परिस्थितियों में अपवादों को स्वीकार करें, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, या उन अपवादों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहां नियंत्रण टूट रहा है। कंसिडरेट दियर अटेंशन ऑन द एक्सेप्शंस वेयर कंट्रोल इज ब्रेकिंग डाउन, या बिना किसी अपवाद के सक्रिय कार्रवाई करे, टेक करेक्टिव एक्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो अपवाद द्वारा सिद्धांत सिद्धांत
देखिए इसके जो टेलर की बात करेंगे, एफ डब्ल्यू टेलर, इनका तो पता होगा, इन्होंने क्या दिया था, साइंटिफिक, आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट भी इन्होंने दिया है, एफ डब्ल्यू टेलर। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, देखिए क्या कहते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या बताया है यहाँ पर। एफ डब्ल्यू टेलर ने अपवाद द्वारा प्रबंध किसने दिया है का प्रतिपादन एफ डब्ल्यू टेलर ने किया है। एक क्वेश्चन ये बनता है आपका, एफ डब्ल्यू टेलर ने किया है, जिसके द्वारा, अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीकी का सार यह है कि उन बातों के संबंध में प्रबंधक को ध्यान आकर्षित नहीं कराना चाहिए जो नियमित रूप से अधीनस्थों द्वारा संचालित की जा रही हैं। मतलब जो उच्च अधिकारी हैं, उनका ध्यान जो चीजें सही चल रही हैं उनकी तरफ आकर्षित मत करो, उनकी तरफ बिल्कुल आकर्षित मत करो, बल्कि जहां उपलब्धियां नियोजन के अनुसार ही हो, किंतु वाद स्वरूप हो, अधीनस्थों की पकड़ के बाहर हो, उन्हीं समस्याओं को हल हेतु उच्च प्रबंधकों के सम्मुख रखना चाहिए। मतलब टेलर क्या कहते हैं, टेलर यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये टेलर कहते हैं कि जो अधिकारी हैं, हमारे उच्च अधिकारी हैं, उनके पास हम उन समस्याओं को लेकर जाएंगे जो हमारे एम्प्लॉय के बाहर हैं, जो समस्याएं एम्प्लॉय के द्वारा हल नहीं की जा रही हैं। केवल जो अधिकारी हैं उनका ध्यान हम किनको आकर्षित कराएंगे, किन परेशानियों पर, जो किस पर नहीं हो रही हैं, एम्प्लॉय पर। लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां ऐसी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनको एम्प्लॉय भी सोल्व कर सकते हैं, तो उनको हम उच्च अधिकारी के पास लेकर नहीं जाएंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बिना किसी अपवाद के कुछ जांचें या विशेष परिस्थितियों में अपवादों को स्वीकारें, या उन अपवादों पर ध्यान केंद्रित करें जहां नियंत्रण टूट रहा है। तो जहां नियंत्रण टूट रहा है कंसिडरेट करना चाहिए, जहां एक्सेप्शन कंट्रोल इज ब्रेकिंग डाउन, जहां कंट्रोल नहीं हो पा रहा है एम्प्लॉय से। अब यहाँ बाई एम्प्लॉय तो नहीं लिखा, इतना इजी करके दे देंगे तो कोई भी आंसर दे देगा, फिर यही तो लैंग्वेज हार्ड करके देते हैं। आप प्रीवियस पेपर की लैंग्वेज उठाइए, कितनी बेकार दी हुई है, वह हम उसको सही करके यहाँ समझा रहे हैं आपको। प्रेरणा सिद्धांत वाई मानता है कि, ये क्या मानता है, प्रेरणा का सिद्धांत वाई क्या मानता है, व्यक्तियों में काम के प्रति स्वाभाविक नापसंदी होती है। मतलब जो लोग होते हैं वो काम करना नहीं चाहते, या व्यक्ति केवल तभी करते हैं जब मजबूर किया जाता है, उनको निर्देश दिया जाता है, मतलब उनको डांट लगेगी, आप उनको निर्देश देंगे, आप उनको समझाएंगे तभी काम करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे, ये बताता है कि वाई सिद्धांत। या एक औसत व्यक्ति को प्रेरित नहीं किया जा सकता, या जो एक औसत व्यक्ति है उसको प्रेरित नहीं किया जा सकता, या से लोग काम से नफरत नहीं करते, या ये कहता है कि लोग काम से नफरत नहीं करते। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, मैकग्रेगर की बात करेंगे यहाँ। मैकग्रेगर ने अभिप्रेरणा के लिए दो सिद्धांत दिए, एक था परंपरागत सिद्धांत और दूसरा था आधुनिक सिद्धांत। और तीसरा कौन, देखिए इसको तो परंपरागत सिद्धांत को तो कहते हैं एक्स सिद्धांत, एक्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और वाई, आधुनिक को क्या बोलते हैं, वाई। और एक और था जेड, जेड किसने दिया, ये दिया था आउची ने। इसको भी आपको याद रखना है, एक आउची थे उन्होंने जेड दिया, जेड को भी बताएंगे लेकिन पहले देखते हैं यहाँ पर एक्स को। तो सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है, एक्स सिद्धांत किसकी बात करें, एक्स सिद्धांत की, इस मान्यता पर आधारित है कि एक औसत व्यक्ति में कार्य से बचने की प्रवृत्ति होती है। ये सोच थी पहले का जो मैनेजमेंट था, उसकी सोच क्या थी कि जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें काम से बचने की प्रवृत्ति होती है, उत्तरदायित्व को टाल देना चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को टाल देना चाहते हैं, उन्हें कार्य के प्रति जागरूक बनाना के लिए डराना, धमकाना और दंडित किया करना आवश्यक होता है। तो पहले क्या मानते थे परंपरागत में कि जो कर्मचारी होते हैं वो कार्य करना नहीं चाहते, उनको धमकाया जाए, डराया जाए, दंडित किया जाए, तब जाकर वो काम करेंगे, ये एक्स सिद्धांत था। और वाई सिद्धांत हमारा क्या कहता है, आधुनिक सिद्धांत, ये कहता है ये मानवीय मूल्यों और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। इस सिद्धांत में क्या होता है, ये मान्यता रहती है कि जो व्यक्ति होते हैं वो कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए, जो व्यक्ति हैं उनको कार्य करने का अवसर तो दो, तब देखो उनको किया जाए तो वो अपनी स्वेच्छा से कार्य करके अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहते हैं। अगर उन्हें कार्य के अवसर दिए जाएं,
अगर कर्मचारी को, एम्प्लॉय को कार्य करने के अवसर दिए जा रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, तो वो अच्छे से कार्य करेंगे। उनको ना प्रतिपांडित करने की जरूरत है, ना उनको दंडित करने की जरूरत है, ना उनको डांटने की जरूरत है। वो खुद ही काम करेंगे। ये कौन सा है? वाई सिद्धांत। अब आप बताइए, आपको एक्स सिद्धांत अच्छा लगा या वाई सिद्धांत अच्छा लगा है? आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज ये सही चल रहा है, आज का जो आधुनिक सिद्धांत है, या गलत है। और तीसरा क्या बताया था मैंने? जेड। जेड प्रिंसिपल को भी देख लेते हैं। तो जो जेड थ्योरी थी, ये आउची ने दी थी। ये क्या करते हैं? इन्होंने बताया था कि जो कर्मचारी हैं, उनके साथ अच्छे से पेश आओ, विचार विमर्श करो। अगर उनके साथ विचार विमर्श करोगे तो वो अच्छे ढंग से कार्य करते हैं। ये जेड थ्योरी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत जेड किसने विकसित किया है? इसका तो आंसर मुझे बताने की ही जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। कौन थे ये? विलियम आउची थे। तो एक्स, वाई, जेड तीनों को याद रखना है। देखिए, एक्स वाई तो एक ही बंदे ने दिए हैं, लेकिन जेड आउची ने दिया है। तो मैकग्रेगर याद रखना है एक्स वाई, और आउची को याद रखना है आपका जेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, जापानी प्रबंध शास्त्री विलियम आउची ने अभिप्रेरणा के जेड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जेड विचारधारा उद्योगों में दलीय भावना, टीम भावना एवं समझौते पर बल देती है। टीम मिलकर काम करना चाहिए, टीम वर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मिलकर काम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कि आपको टीम वर्क करना चाहिए। प्रबंध के संगठनात्मक एवं व्यवहारिक पहलू को महत्व दिया जाता है। संगठनात्मक और व्यवहारिक महत्व को महत्व दिया जाता है। जो प्रबंध है उसका संगठनात्मक, कितना संगठन के साथ कार्य करता है और कैसा व्यवहार करता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसमें क्या है? इसमें दलीय भावना पर टीम वर्क में किया जाता है कि क्या करना चाहिए? कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। और आपको यह भी पता है कि प्रबंध का अर्थ क्या है? कि दूसरे लोगों के साथ मिलकर कार्य कराना, या उद्देश्य, जो निर्धारित उद्देश्य है उसको प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लेखा परीक्षा की रीढ़ कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग? रूटीन चेकिंग को, इंटरनल चेकिंग को, वेरिफिकेशन को, या वाउचिंग को? ठीक है, तो देखिए, सही आंसर क्या होगा उससे पहले आप आंसर दीजिए, और मैं तब तक एक्सप्लेनेशन पर जाता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ बात हो रही है सर्टिफिकेशन। प्रमाणन का अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्रमाणन मतलब वाउचिंग। प्रमाणन से लेखों की शुद्धता का ज्ञान होता है। यह अंकेक्षण प्रमाणन के कार्य को चतुराई से पूरा कर लेता है, तो आगे का कार्य सुलभ हो जाता है। आगे के सभी वर्गों के लिए प्रमाणन बहुत आधार माना जाता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझ में नहीं आया। बात हो रही है वाउचिंग की। तो वाउचिंग, पहले वाउचर पे पूछिए, वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उसका प्रूफ होता है। तो वाउचिंग करना, वाउचर को जांच करना, वो आता है आपके किसमें? वाउचर्स ऑडिटिंग में। ठीक है, वो किस में आ जाता है? वाउचर्स ऑडिटिंग में आ जाता है। तो वाउचिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसी को रीड की हड्डी माना जाता है, क्योंकि अगर आपके पास वाउचर सही है तो ही अंकेक्षक हो सकता है, अदरवाइज अंकेक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा सही? आंसर आपका डी हो जाएगा। मानता हूं यहाँ पर क्वेश्चंस मेरे कम थे, यहाँ पर वीडियो पूरी हो गई, लेकिन आप बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं 24 क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन कम हैं, लेकिन एक तो देखिए, मैं इन क्वेश्चन को छांट कर लेकर आया हूं। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा, और इस टेस्ट से जो आपके कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे से वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इस सोच के साथ में इसको लेकर आया हूं। ज्यादा मुझे आपको यूट्यूब पर नहीं लगाना है। मैंने आपसे शुरू में ही बताया था, आपको क्या करना है? नंबर 1 प्रीवियस पेपर देखने हैं, नंबर 2 अपनी अच्छी सी बुक लेनी है, और नंबर 3 एक चैनल अच्छा सा आपको चूज करना है जो आपका टाइम का विशेष ध्यान रखता हो। ज्यादा चैनल भी आपको नहीं देखने, तभी आपको सफलता मिल सकती है। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, और दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि आपकी कॉमर्स कम्युनिटी मजबूत हो। और जो हम यहाँ पर बीड़ा लेकर चले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ प्रोवाइड कराना, वो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो मंगल कामनाएं के साथ आप इस आज के सेशन को पूरा करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।